हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर लेक्चर नंबर 4th ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड एंड लेक्चर थर्ड में हमने अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ी थी। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, अकाउंटिंग का मतलब जाना था, यूजर्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के, और थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। लेक्चर फोर्थ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक जितने भी लेक्चर्स चलते आ रहे थे वो सभी लेक्चर्स थ्योरी का पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड जो अकाउंट्स का आपका एनसीईआरटी बुक में है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। और थ्योरी क्लास 11th अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजन मैं बताता हूँ। अकाउंट्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एक डीपर नॉलेज लेना चाहते हो तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपका जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, उसमें से 12 टू 14 मार्क्स का वेटेज जो होता है वो थ्योरी का होता है। मतलब थ्योरी में से आते हैं क्वेश्चंस 12 से 14 मार्क्स के। तो थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी तक हम लोग ने मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 4, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग के वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जी हाँ, अकाउंटिंग के वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, और वो रूल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो इस एक लेक्चर में मैंने पूरा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मतलब हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा इस एक पर्टिकुलर लेक्चर में, है ना। जितने भी घंटे का ये होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटे का ही लेक्चर रहेगा, लेकिन हम इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत डीपली समझेंगे, क्योंकि आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मुझे ये मानकर चलना है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। तो हम एकदम डिटेल में चीज़ें कवर करने वाले हैं, और वैसे भी आप लोगों को अभी शायद ही कुछ आता हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पहली बार पढ़ने वाले हो। एक बात और, अगर कोई बच्चा ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर को देखे और फिर फोर्थ पे आए, और ऐसे लाइन वाइज लाइन चलते जाए। मतलब डेट वाइज चले, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले, जैसे जैसे लेक्चर्स हमने करे हैं वैसे वैसे वो करते जाए। आज का लेक्चर भी पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। कल से या परसों से, मतलब लेक्चर 5th या लेक्चर 6th से हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पर आएंगे, और उस टाइम आपको मजा आ जाने वाला है। आज का और लेक्चर रहेगा ये थ्योरी का, तो कल से या परसों से देखते हैं, मे बी डिपेंड करता है, हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे, और मजा आ जाने वाला है। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम माता सरस्वती से आशीर्वाद ले लेते हैं कि हमारा आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से निकले, हमें हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, और माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी रहें। ये 3 C's, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्लासेस में, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इस लेक्चर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इस लेक्चर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहला पार्ट आपका रहेगा उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का, कि आखिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर हम पढ़ेंगे जीएएपी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जीएएपी क्या होता है, ये पार्ट 1 का था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में चारों पार्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग लेक्चर नहीं रहेंगे। पार्ट 3 में हम लोग सिस्टम्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मतलब किस सिस्टम पे और किन बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है वो पढ़ेंगे। और पार्ट 4 में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 पार्ट से शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड जीएएपी। तो इंट्रोडक्शन
मतलब क्या होता है आखिर ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इजंट जस्ट अबाउट नंबर्स। अकाउंटिंग में सिर्फ नंबर्स नहीं आते, इट रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हर इंसान जो अकाउंटिंग कर रहा है ना, वो सेम रूल्स, सेम प्रिंसिपल्स और सेम वे में अकाउंटिंग करेगा। मतलब जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक ही तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। यूनिफॉर्मिटी रहेगी अकाउंटिंग में। ऐसा नहीं होगा कि एक अकाउंटेंट का नाम राम है, वो अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, और एक का नाम श्याम है तो वो अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो सभी लोग कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे। जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, और उन्हीं चीज को हमें फॉलो करना रहता है। विदाउट द थ्योरिटिकल बेस, अगर हम ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम ये रूल्स नहीं पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तो हम हर कुछ करेंगे अकाउंटिंग में, और जो गलत होता है, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, सब अलग अलग तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, तो वो चीज गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वोंट बी कंपेरेबल बिटवीन डिफरेंट फर्म्स। इससे होगा क्या? मैंने अपने तरीके से अकाउंटिंग करी, कोई दूसरा इंसान है, कोई दूसरा अकाउंटेंट है, वो खुद के तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, तो हम दोनों जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अकाउंटिंग कंपेयर नहीं कर पाओगे, मान लो मैं एक फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूँ और कोई दूसरे फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम दोनों अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो वो कंपेरेबल ही नहीं होंगे। मैं किसी चीज को कुछ मान रहा हूँ, वो किसी और चीज को कुछ मान रहा है, तो वो चीज कंपेरेबल नहीं होगी। इसलिए यूनिफॉर्मिटी, एक समानता समानता होना जरूरी है। तो अकाउंटिंग की जो थ्योरी है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स, ये प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ भी करोगे अकाउंटिंग में। इसीलिए ये पढ़ना, थ्योरी बेस पढ़ना जरूरी है अकाउंटिंग का। अब जीएएपी क्या होता है? जीएएपी क्या होता है? जीएएपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, जीएएपी का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, विच इज जीएएपी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर इंसान जो अकाउंटिंग कर रहा है, हर अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर रहा है, हर बंदा जो अकाउंटिंग कर रहा है, वो इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करेगा। डेफिनेशन क्या है? दीज आर द रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं एंड कस्टम्स हैं अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस, और इन्हीं को अडॉप्ट करा गया ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें, और फिर जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं तो उन्हें हम रिपोर्ट कर सकें टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जिन लोगों को चाहिए रहती हैं रिपोर्ट्स, उन्हें हम दे सकें। इससे होगा क्या? यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अगर सब सब लोग सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सब लोग सेम तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। इसीलिए ये रूल्स, गाइडलाइंस एंड कस्टम्स को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हें ही बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जीएएपी स्टैटिक नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते। ये लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ये क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे जो इनके मेकर्स हैं, जिन्होंने ये बनाए हैं, रूल्स प्रिंसिपल्स जिन्होंने ये बनाए, ये नीड्स के हिसाब से इन्हें चेंज करते रहते हैं। तो ये स्टैटिक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो बेसिकली कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करे जाता है ताकि हम मेंटेन कर सकें यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो जीएएपी क्या होता है? जीएएपी कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं एंड कस्टम्स हैं जिनको अडॉप्ट करा गया ताकि मेंटेन कर सकें यूनिफॉर्मिटी। तो ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पार्ट टू, जो पार्ट वन था वो बहुत छोटा सा था, और पार्ट टू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट टू जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन में हमने जीएएपी के बारे में पढ़ा और थ्योरी क्यों पढ़ना जरूरी है ये हमने देखा। पार्ट टू है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सभी लोगों का फोकस यहाँ चाहिए मुझे। कुछ 13 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, और आप लोग बहुत ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, और जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैंने इस लेक्चर में बहुत अच्छी चीज आपके लिए कर रखी है, वो है
ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और उसका मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना, यहाँ पर लिख दिया ताकि आप बाद में अगर इसको पढ़ो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए चीज़। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जब आप रीड करो तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाए, उस लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये फंडामेंटल आइडियाज हैं और अजम्पशंस हैं अंडरलाइंग ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज, मतलब अकाउंटिंग एक्टिविटीज करने के लिए इन अजम्पशंस को, इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो बिजनेस है एंड दी ऑनर है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। बिजनेस जो है और उसका ऑनर है, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो मैंने यहां भी लिख रखा है बिजनेस और ऑनर दो अलग लोग हैं, मतलब हम बिजनेस को अलग मानेंगे और बिजनेस के ऑनर को अलग मानेंगे। बिजनेस एंड ऑनर ऑफ बिजनेस, तो ये दोनों क्या है, सेपरेट, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब बिजनेस और बिजनेस का ओनर, इन दोनों को अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग माना जाता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है इसका, बिजनेस और उसके ऑनर को अलग अलग माना जाता है ना। तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, मजा आ जाने वाला है। देखो हर कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, टाइम की कोई चिंता नहीं है, आराम से पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो जो ऑनर होता है बिजनेस का, मान लो ये है राम, तो ये है राम, ये चाहता है कि मैं बिजनेस खोलूं, तो ये अपना एक बिजनेस ओपन करता है, एक शॉप ओपन करता है अपनी, ठीक है। ये शॉप है क्लॉथिंग की, कपड़ों की ये शॉप है। तो ये बिजनेस खोलना चाहता है, तो राम इन्वेस्ट करता है ₹5 लाख। राम इन्वेस्ट करता है 5 लाख रुपए, राम अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। राम ये 5 लाख रुपए किसको देता है, अपने बिजनेस को दे देता है ना। तो अब ये जो 5 लाख रुपए है ना, ये राम ने उसके बिजनेस को दिए हैं, ये इसका क्या है, बिजनेस है। अब राम और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, तो ये जो बिजनेस है, इसकी इसी के लिए ये जो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए जो राम ने दिए हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल है। क्योंकि जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो उसकी कैपिटल होती है, और कैपिटल बिजनेस में लायबिलिटी मानी जाती है। लायबिलिटी मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन जो बिजनेस को पे करनी है। अब लायबिलिटी क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, इसको राम ने दिया है बिजनेस को। बिजनेस और राम दोनों अलग अलग हैं, तो राम का पैसा बिजनेस के पास है ना। राम का पैसा बिजनेस के पास है, इसीलिए बिजनेस के लिए ये 5 लाख रुपए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कैसे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो कैपिटल होती है ना वो भी लायबिलिटी मानी जाती है, और लायबिलिटीज भी हमारी अलग होती है। लायबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशन, और कैपिटल जो है वो भी लायबिलिटी साइड में आती है। अब एसेट्स, जब बिजनेस को उसने 5 लाख रुपए दिए तो बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश जो होता है, कैश 5 लाख का, वो बिजनेस के पास एसेट हो गया। और जो बिजनेस है उसके पास कैपिटल भी आ गई 5 लाख रुपए की, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहते हैं, दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहते हैं। लायबिलिटी में तो अभी हम जीरो लिख देते हैं, क्योंकि इस 5 लाख रुपए को हम कैपिटल बोलेंगे, इसको हम कैपिटल बोलेंगे। बेसिकली ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, बट हम इसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये 5 लाख रुपए कैपिटल क्यों है, क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि इसको राम ने दिया है बिजनेस को, ये बिजनेस की नहीं है, राम की है। तो बिजनेस के लिए ये ऑब्लिगेशन है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी मानते हैं। आई होप सो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। आगे चल के बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आप समझने लग जाओगे कि कैपिटल और लायबिलिटी कैसे और क्या मानते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस होती है कैपिटल, हर चीज आप समझोगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बिजनेस
और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटीज है। एक बार यहां पर पढ़ते हैं, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई तो बिजनेस की बुक्स में ये एक लायबिलिटी दिखाई जाएगी, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना है, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हो गई। आपका पर्सनल खर्चा जैसे घर का रेंट बिजनेस के खर्चे में नहीं आएगा। अब आपने घर का रेंट भरा है तो वो बिजनेस के खर्चे में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है। तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, 13 में से हमने अपने पहला कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। समझते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्लीज आप सभी का फोकस यहाँ पर रखिएगा, बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस, ध्यान से सुनना, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा सकती हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकें, मतलब जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ओनली ट्रांजेक्शन्स एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेसिबल है। मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करा, तो मैं इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि मैंने एम्प्लॉय हायर करा। मैं क्या रिकॉर्ड कर सकता हूं कि इस एम्प्लॉय को मैंने इतनी सैलरी दी। मान लो मैंने पूरे साल भर में उसको 5 लाख रुपए दिए सैलरी में, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं कि सैलरी मैंने 5 लाख रुपए दी सैलरी के नाम पर। बट मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि मैंने एम्प्लॉय हायर करा, ये एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, ये एम्प्लॉय अच्छा है। तो मैं ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उन चीजों को कर सकता हूँ जो मॉनेटरी टर्म में मेजर की जा सके। अब किसी एम्प्लॉय की अच्छाई, ऑनेस्टी मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं की जा सकती, उसकी सैलरी में मेजर की जा सकती है, और सैलरी मनी में मेजर, मतलब सैलरी जो होती है वो पैसों में पे की जाती है, तो उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनेस्टी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पैसे में नापी जा सके, है ना। आपके लिए बहुत इजी हो गया, आप जब बाद में रिवाइज करोगे तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे, यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ लोगे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है और 30 कंप्यूटर्स हैं, तो आप 2 एकड़ जमीन है आपके पास और 30 कंप्यूटर है, तो आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे 2 एकड़ जमीन है मेरे पास 30 कंप्यूटर है, आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, 2 एकड़ जमीन प्लस 30 कंप्यूटर, ये नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं उनकी वैल्यू। मान लो 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ की है, और जो कंप्यूटर्स हैं 30 कंप्यूटर्स हैं वो 15 लाख के हैं, तो हम 2 करोड़ और 15 लाख को रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 एकड़ और 30 कंप्यूटर्स ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैल्यू लिखनी होगी। मैनेजर की मेहनत या क्रिएटिविटी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि उनकी कोई फिक्स्ड प्राइस टैग नहीं होती। अब आपका मैनेजर बहुत क्रिएटिव है, बहुत मेहनती है, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम मैनेजर की सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस हैविंग some value measurable in monetary terms are recorded। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा सकती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। दो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है बिजनेस और उसका ऑनर दो अलग अलग एंटिटी हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, हम जब बिजनेस ओपन करते हैं तो हम ये सोच के ओपन करते हैं कि हमारा बिजनेस एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, मतलब हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हम ये नहीं सोचते कि आज मैं बिजनेस खोल रहा हूँ और 4-5 दिन करके बंद कर दूंगा। हम बिजनेस खोलते हैं ये सोच के कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। जिससे होता क्या है, हम अगर कुछ ऐसा खर्चा है जो आगे के 4-5 साल तक हमको लेके जाना है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें हम 4-5 सालों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो चीज हम कर सकते हैं।
क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस एक इनडेफिनेटली पीरियड के लिए चलेगा और लिक्विडेट नहीं होगा, मतलब बंद नहीं होगा जल्दी। लिक्विडेट सून का मतलब वो इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 50,000 का कंप्यूटर लिया जो 5 साल चलेगा, मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा 50,000 का जो 5 साल चलेगा, तो आप उसकी जिंदगी 5 साल है, 5 साल चलने वाला है वो, तो उसके पैसों को भी आप 5 साल में डिवाइड कर दोगे। आप हर साल 10-10 हजार रुपए खर्चा शो करोगे, पूरे 50,000 रुपए एक साथ खर्चा नहीं दिखाओगे आप। हर साल आप 10-10 हजार रुपए खर्चा दिखाओगे, क्योंकि उसकी जिंदगी 5 साल की है। और ये आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजनेस तो चलते रहना है, तो मैं आने वाले 5 सालों में इसका खर्चा दिखा सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए हम ये चीज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। दिस इज वाई वी शो एसेट्स एट कॉस्ट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ओवर देयर यूजफुल लाइफ। हम एसेट्स को उनके कॉस्ट पे शो करते हैं, मतलब एसेट हमने कितने का खरीदा, और एसेट की वैल्यू हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन आप आगे पढ़ोगे अच्छे से, पूरा एक चैप्टर है आपकी क्लास 11th में, बहुत अच्छे से आप करोगे। तो जितनी भी एसेट की यूजफुल लाइफ रहती है, जैसे इस केस में कंप्यूटर की 5 साल की लाइफ थी, तो उसके पैसों को 5 साल में डिवाइड कर दिया 10-10 हजार रुपए, तो डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज करते हैं। और एक साथ कंप्यूटर के पूरे खर्चे को हम एक ही साल का खर्चा नहीं बताते। 50,000 रुपए में एक ही साल का खर्चा नहीं बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसकी लाइफ में उस खर्चे को बांट दूंगा, और उस खर्चे को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई। तो ये था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसका सिंपल मीनिंग है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है, इसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि जो बिजनेस है ना, उसकी लाइफ छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइडेड है। द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल्स, यूजुअली 1 ईयर, टू मेजर परफॉर्मेंस रेगुलरली। मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में हमारी बिजनेस की लाइफ डिवाइडेड रहती है। जैसे एक साल, बिजनेस का ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। याद रखना इस चीज को। आपका जो बिजनेस ईयर होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, इंडियन अकाउंटिंग ईयर, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका साल चलता है। कुछ बिजनेसेस फॉलो करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और कुछ बिजनेसेस फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इंडिया में ज्यादातर बिजनेस 1 अप्रैल को अपनी बुक्स ओपन करते हैं और एंड करते हैं ईयर 31 मार्च को। तो बिजनेस का ये जो पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि आपका बिजनेस ना एक एक साल में डिवाइडेड है। 1 अप्रैल को आपका साल चालू होता है बिजनेस का, और 31 मार्च को आपका बिजनेस का साल खत्म होता है। तो हर साल की आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती हैं, हर साल का प्रॉफिट निकलता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लाइफ जो होती है बिजनेस की, वो डिवाइडेड है स्मॉल टाइम इंटरवल्स में, जैसे कि एक साल, टू मेजर परफॉर्मेंस रेगुलरली, ताकि हम हर साल के बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सके। बिजनेस की लंबी लाइफ को छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे कि एक साल। एग्जाम्पल, एक स्कूल साल के एंड में रिपोर्ट कार्ड देता है ताकि प्रोग्रेस पता चले। वैसे ही कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जरूरी हैं, ताकि प्रॉफिट या लॉस का पता चल सके। ये कॉन्सेप्ट किस लिए? ताकि हर साल के प्रॉफिट का, हर साल के लॉस का पता चल सके, हर साल हम कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हैं, और हर साल हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या रह रही है। तो ये था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बेसिकली एक साल का अकाउंटिंग पीरियड रहता है, स्टार्ट होता है हमारा ईयर 1 अप्रैल को और एंड हो जाता है 31 मार्च को। स्टार्ट और एंड। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का साल 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है या 1 जनवरी को? तो क्लास 11th में आप लोगों को दिया हुआ होगा कि आपके बिजनेस का साल कब स्टार्ट हो रहा है। वो ऐसा लिखते हैं, ईयर एंडिंग 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो अगर लिखा है 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। अगर लिखा है 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाएगी क्लास 11th में, और आगे चलकर हम इस चीज को देखेंगे। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फिफ्थ कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या हिस्टोरिकल कॉस्ट हम इसको बोलते हैं।
एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेस प्राइस। जो एसेट्स होते हैं ना, मतलब जो एसेट्स आपके बिजनेस के रिसोर्सेस, जैसे आपने मशीन खरीदी, आपने कुछ लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, तो वो सभी चीज़ें उनके परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा, तो वो 1 लाख पे ही रिकॉर्ड होगा। अब भले ही उसकी वैल्यू 10 लाख क्यों ना हो गई हो, वो रिकॉर्ड होगा 1 लाख में। अब इन पैसों में और भी चीज़ें मिली हुई रहती हैं। ये जो 1 लाख रुपए, इसमें और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं। जैसे इस लैंड को खरीदने के लिए मुझे कुछ कमीशन देनी पड़ी, तो वो भी मुझे इसमें जोड़नी पड़ सकती है। अगर वो खरीदने के लिए दी मैंने, तो उसको मैं जोड़ दूंगा कि इतने का पड़ा मुझे। तो वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। देखो यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं अच्छे से। आपने एक मशीन परचेस करी, ध्यान से सुनना, आपने एक मशीन परचेस करी जो 10 लाख रुपए की थी। आपने एक मशीन परचेस करी 10 लाख रुपए की। वो मशीन आपके बिजनेस तक लाने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। उस मशीन को आपके बिजनेस तक लाने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो वो 1 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है मशीन को बिजनेस तक लाने के लिए, वो 1 लाख का खर्चा भी आपके मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। 10 लाख की थी, 1 लाख और जुड़ गया, 11 लाख हो गया। उस मशीन को लगाने के लिए 50,000 रुपये और खर्च हो गए, तो वो 50,000 रुपये भी जुड़ जाएंगे उसमें। मशीन लगाने के लिए 50,000 रुपये और खर्च हो गए, तो 50,000 रुपये भी जुड़ जाएंगे। तो 11,50,000 हो गया। 10 की मशीन थी, 10 लाख की मशीन थी। ट्रांसपोर्ट 1 लाख का हो गया। ठीक है। इंस्टॉल लगाने में 50,000 रुपये खर्च हो गए। और साइट बनाने में, मान लो मशीन जहां लगनी थी उस जगह को बनाने के लिए, जिसको हम साइट प्रिपरेशन बोलते हैं, उसमें भी 50,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपकी मशीन की जो टोटल कॉस्ट आप रिकॉर्ड करोगे, वो है 10 प्लस 1 लाख हो जाएगी 12 लाख रुपए। मतलब 10 लाख की मशीन थी, लेकिन आपने कितना रिकॉर्ड करा, 12 लाख, क्योंकि आपके परचेस प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, जो भी चार्जेस हैं। अगर इंजीनियर ने भी कुछ पैसे लिए होते हैं ना मशीन लगवाने की, साइट बनाने के लिए, तो वो पैसे भी आपको इसमें जोड़ने पड़ते हैं। सारे पैसे इसमें जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपने जितने का खरीदा, जिस परचेस प्राइस पे खरीदा, उस प्राइस पर आपको आपका एसेट रिकॉर्ड करना है। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू चेंजेस आर जनरली इग्नोर्ड इन द बुक्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी। अगर मार्केट में कुछ चेंज हो गया, आपने वो मशीन खरीदी, अब उस मशीन की वैल्यू बढ़ गई, 10 लाख की मशीन थी, अब वो 13 लाख की मिलने लगी। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ दस आप आपका जितना हुआ ना 12 लाख रुपए सब जोड़ जाके, आप सिर्फ 12 लाख पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। आप 13 लाख रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब जितने की परचेस करी उतने पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एसेट को उसकी परचेस प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल, अगर आपने 2005 में 2.5 करोड़ की बिल्डिंग ली, तो आज भी बुक्स में वो 2.5 करोड़ पर ही दिखेगी। 2005 में मान लो 2.5 करोड़ की बिल्डिंग ली थी, तो आज भी वो बिल्डिंग शो होगी 2.5 करोड़ की, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू 10 करोड़ क्यों ना हो गई हो। अब मार्केट में उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई, 15 करोड़ हो गई, लेकिन वो आपकी बुक्स में कितने की दिखेगी, 2.5 करोड़ रुपए की ही दिखेगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी जुड़ जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो सारे खर्चे इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये था कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। 5 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, टोटल 13 कॉन्सेप्ट हैं पार्ट 2 में। तो ये था 5th कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6th कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और ये कोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। आप जो रिकॉर्डिंग करोगे, सब कुछ करोगे अकाउंटिंग में, वो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होती है। एवरी ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट। सभी ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। मैंने बताया था आपको पहले, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और नेक्स्ट चैप्टर हमारे यही होने वाला है, अकाउंटिंग इक्वेशन, हम वहां पर समझेंगे अच्छे से।
तो हर ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करके पूरी अकाउंटिंग की जानी है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज होकर पूरी अकाउंटिंग होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे सीखेंगे, प्रैक्टिकल के टाइम पे सीखेंगे, अभी इसे नहीं सिखा सकते। सिर्फ याद रखना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन्स के दो असर होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपने 10 लाख का माल गुड्स खरीदे, आपने 10 लाख के गुड्स खरीदे कैश में, तो एक चीज क्या हुई, आपके पास गुड्स आए, और दूसरी चीज क्या हुई, आपके पास से कैश गया। तो दो इफेक्ट हुए, गुड्स आए और कैश गया। हर ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं। कैश में खरीदा तो एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ आपका कैश कम हो जाएगा। आपका स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका कैश क्या हो गया, कम हो गया। और बैलेंस हमेशा बराबर रहेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमेशा बराबर रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इस चीज को नोटिस करना, इनके क्वेश्चंस हम करेंगे तब देखना, हर बार एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही आएगा। ये था कॉन्सेप्ट सिक्स्थ, जिसका नाम था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दो इफेक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सेवंथ है रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। पहले हिंदी का पढ़ते हैं, फिर इसको इंग्लिश में देखना। रिवेन्यू तब मानो, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम, मतलब जो भी पैसा आपके पास आया। इनकम तब मानो जब लीगल राइट मिल जाए, ना कि जब कैश मिले। मान लो मैंने कमीशन अर्न कर ली, किसी ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें 2% कमीशन दूंगा, तो वो 2% मुझे मिलना ही है। अब वो मिला कि नहीं मिला उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2% जो कमीशन है वो मेरी इनकम बन चुकी है, तो अब मैं उसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कैश मुझे कभी भी मिले, लेकिन मुझे पता है कि ये मिलेगी, क्योंकि ये मैंने कमा ली है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने कुछ उधार में बेचा किसी को, तो मुझे पैसे मिलने हैं, बेच दिया तो मिलने ही है पैसे, और मिलने हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा सेल्स को, कि अब मुझे पैसे मिलेंगे। अब वो भले ही मुझे बाद में मिले, 1-2 महीने बाद मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका राइट टू रिसीव मिल जाता है, आपको राइट मिल जाता है कि ये मुझे पैसे मिलेंगे, लीगल राइट आपको मिल जाता है, तो आप रिकॉर्ड कर देते हो। आपको वेट नहीं करना कैश मिलने का। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने कमा लिया, आपका लीगल राइट है उस पैसे को लेने का, वो पैसा आपके पास आना है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये था रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, अगर आपने मार्च 2017 में उधार क्रेडिट पर सामान बेचा, आपने कुछ सामान बेचा, तो वो मार्च की ही सेल मानी जाएगी, तो हम उसको मार्च की ही सेल मानेंगे। अब अप्रैल या मई में अगले साल पैसा आ रहा है, अप्रैल से तो नया साल चालू हो जाता है ना, तो पैसा अगले साल दे रहा है वो, अप्रैल या मई में पैसा दे रहा है, लेकिन वो सेल कब की थी, मार्च की, तो वो इनकम भी पिछले साल की ही होगी, क्योंकि मार्च तक आपका साल चलता है, 31 मार्च तक आपका साल चलता है। तो वो पैसा भले ही अगले साल मिल रहा है, अप्रैल में मिल रहा है, लेकिन आपकी इनकम कब की है, वो इस साल की आपकी इनकम मानी जाएगी, करंट ईयर में जिसमें सेल हुई थी। तो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एक बार हम टाइमलाइन की मदद से समझते हैं। 1 अप्रैल 2025 से हम मान लेते हैं, अभी 2026 चल रहा है, कोई बात नहीं, और अभी हमारा साल खत्म हुआ कुछ दिन पहले ही, 31 मार्च 2026 को ये साल खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये 1 अप्रैल है, और ये जो पॉइंट है ये 31 मार्च है। ये है, वेट करो 1 मिनट, तो ये है 1 अप्रैल 2025, और यहाँ पर साल एंड हो रहा है 31 मार्च को 2026। और इधर आपने साल के बीच में, मान लो इधर आपने सेल करी थी, सेल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की आपने सेल करी थी, और अब इस सेल का पैसा, ये आपने सेल करी थी उधार क्रेडिट में, आपने क्रेडिट सेल करी थी, उधार में करी थी, और इस सेल का पैसा आपको अगले साल में मिल रहा है। मतलब यहां से आपका 1 अप्रैल से 2026 से नया साल स्टार्ट हो गया, इस साल में आपको कैश मिला, कैश ऑफ
1 लाख रुपए आपको कैश मिल गया, तो वो इस साल मिला है आपको, दूसरे साल में मिला है। ध्यान से सुनना, वो इस साल मिला है आपको, दूसरे साल में मिला है, लेकिन वो इनकम किस साल की है? वो इनकम है आपकी पिछले साल की, 2025-26 की। 2025-26 की वो इनकम है। रिसीव वो कब हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल आपने सेल करी थी वो उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन का मतलब होता है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। जब लीगल राइट मिल गए, सेल जैसी करोगे वैसे ही लीगल राइट मिल जाएंगे कि ये पैसा आपको मिलना है। यूजुअली व्हेन गुड्स आर सोल्ड, नॉट नेसेसरीली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कैश कभी भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रेवेन्यू कब मानेंगे? तब जब उसको लीगल राइट मिल गए, उसको रिसीव करने के लीगल राइट्स जब हमें मिल गए, तब हम उसको सेल मान लेते हैं, तब हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको लीगल राइट मिल गए तब आप रेवेन्यू मान लो। कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कब हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एट एट जो है ना, मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। एट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट है। Expenses incurred in a period must be matched against the revenue earned in that same period to find true profit. ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए, एक सही प्रॉफिट निकालने के लिए, इस ही साल का खर्चा इस ही साल की इनकम से मैच करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? उसी पीरियड के खर्चे और कमाई को आपस में मैच करो। एग्जाम्पल से समझो। प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ उन्हीं गुड्स की कॉस्ट सीओजीएस में माइनस करो जो बेचे गए हैं। जो सामान नहीं बिका, अनसोल्ड स्टॉक, उसकी कॉस्ट को माइनस नहीं किया जाता। ये तो थोड़ा सा हैवी हो गया, ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी। मैं इजी एग्जांपल ले लेता हूँ, इतना टफ एग्जांपल आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा। देखो, आपने सैलरी पे करी 2025-26 में, 14,000 रुपये आपने पे करे। सैलरी पे करी आपने 14,000, सैलरी 14,000। लेकिन 2025-26 की एक्चुअल सैलरी, ध्यान से सुनो, 2025-26 की एक्चुअल सैलरी मान लो सिर्फ 12,000 थी, और आपने 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेड फॉर नेक्स्ट ईयर सैलरी। 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए नेक्स्ट ईयर सैलरी के लिए। 12,000 रुपये सैलरी थी, 2025-26 की सैलरी थी, 12,000 रुपये आपने 14,000 पे कर दिए इस साल में, अगले साल के 2,000 भी आपने पे कर दिए। तो जो आपका इस साल का एक्चुअल खर्चा है, क्या रिकॉर्ड करोगे आप? इस साल के एक्चुअल खर्चे को रिकॉर्ड करना है। इस साल के एक्चुअल खर्चे को रिकॉर्ड करना है, जो कि था 12,000 रुपये, और 2,000 रुपये आप एडवांस मान लोगे। मतलब आप सिर्फ इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करोगे, ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो इस साल का खर्चा था वो इस साल की इनकम से माइनस हो जाएगा। अगले साल का खर्चा हम इस साल की इनकम से माइनस नहीं कर सकते। वो जो 2,000 रुपये वो अगले साल का खर्चा है, तो हम इस साल की इनकम से माइनस नहीं कर सकते। इस साल की इनकम से हम सिर्फ इस साल का खर्चा माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इस साल की इनकम से हम सिर्फ इस ही साल का खर्चा मैच कर सकते हैं। तो ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट। आ गए होगा समझ में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ, ये था। चलो एक बार और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इस साल का खर्चा इस साल की इनकम से मैच करना।
मैच करने का मतलब मेरा इस साल का खर्चा जैसे सैलरी का 12,000 था, इस साल का खर्चा सैलरी का 12,000 था, लेकिन मैंने एक्चुअल में पे कर दिए 14,000 रुपये, 2,000 रुपये मैंने एडवांस पे कर दिए, है ना। इस साल का खर्चा सैलरी, अच्छे से लिखते हैं, फॉर द ईयर 2025-26 12,000 थी और पे कर दी, पेड 14,000, तो 2,000 रुपीज जो है वो एडवांस है। तो इस साल की इनकम मान लो, इस साल की इनकम थी 2025-26 की इनकम थी 30,000 रुपये। इसमें से हम सिर्फ इस साल का खर्चा लेस एक्सपेंस, इस साल का खर्चा जो था एक्सपेंस वो कितना था, 12,000 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 12,000 माइनस कर देंगे तो 18,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। हमें 14,000 रुपये माइनस नहीं करना। 14,000 क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें 2,000 रुपये जो है वो अगले साल के हैं, वो इस साल के नहीं है। हमें सिर्फ इस साल की इनकम, इस साल की इनकम कितनी है, 30,000 रुपये है। तो हमें सिर्फ इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा, हमें सिर्फ इस साल का खर्चा माइनस करना है जो 12,000 रुपये था, तब हमारा प्रॉफिट निकलेगा सही से 18,000 रुपये। तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाइन्थ जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फुटनोट्स। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, सभी चीज़ें बताना पड़ेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी चीज़ छुपा रहे हो। मान लो आपने एक सेल कर दी थी, आपने वो बताई नहीं। भाई आपने सेल करी थी, वो आपके बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, और हर चीज़ बताना ज़रूरी है। आपने किसी को पैसे दिए बिजनेस से, तो वो बताना भी ज़रूरी है। हर चीज डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, इसी का मतलब होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। सब कुछ साफ साफ बताओ। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। तो उसे फुट नोट्स में दिखाना। फुट नोट्स बनते हैं जब आप अकाउंटिंग करते हो, तो नीचे कुछ नोट्स बनते हैं, उन नोट्स में ये सब चीजें लिखी रहती है, है ना, में दिखाना जरूरी है ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले। अब आपकी रिपोर्ट्स इन्वेस्टर देखेंगे, कोई आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसे पता ही नहीं आपके बिजनेस में केस चल रहा है और आपके बिजनेस को आगे चलकर नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस बात को आप छुपा लो। अगर छुपाओगे तो ये इलीगल काम है, ये गलत है। आपको फुट नोट्स में आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस पे ये केस चल रहा है, इतना नुकसान हो सकता है, हार गए तो, वगैरह वगैरह। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ बताना जरूरी है, हर चीज को डिस्क्लोज करना। ये कॉन्सेप्ट बताता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। जितने भी मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फैक्ट हैं, रेलिवेंट मतलब जरूरी फैक्ट हैं, वो सभी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड फुटनोट्स में बतानी पड़ेंगी। सैलरी पे कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये भी गलत है, आपको बतानी पड़ेंगी। ये होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 10 होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है समान, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चलते रहना बिना रुके, है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का यही मतलब होता है चलते रहना बिना रुके, एक ही चीज को फॉलो करना, एक समान चीज को फॉलो करना, इसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। काउंटिंग पॉलिसीज लाइक डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर टू अलाउ कंपैरिजन। आप जिस साल में जिस मेथड को फॉलो कर रहे हो, आपको आगे आने वाले सालों में भी वही मेथड को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपनी मेथड्स में, चेंज नहीं कर सकते आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपको अपनी मेथड्स में कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसकी दो तीन, उसकी मतलब कुछ मेथड्स होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, एक WTV मेथड होती है, बहुत सारी मेथड्स होती हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। तो आप स्टार्टिंग से जिस मेथड को फॉलो कर रहे हो, आपको आगे वाले सालों में, हर सालों में वही मेथड्स को आपको फॉलो करना है। तो ये होती है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
वही रूल हर साल फॉलो करो। एग्जाम्पल, अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो हर साल वही करो। अगर हर साल मेथड बदलोगे तो पिछले साल के प्रॉफिट से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर आप हर साल मेथड चेंज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी चेंज होता रहेगा। प्रॉफिट चेंज होगा तो आप पिछले साल से कंपेयर नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट निकालने का तरीका चेंज होगा ना, मेथड चेंज करोगे। तो इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेथड्स फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करो। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, प्ले इट सेफ, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? नुकसान के लिए तैयार रहो लेकिन प्रॉफिट का जश्न पहले मत बनाओ। आपको हर उस नुकसान को रिकॉर्ड करना है जो हो सकता है। आपको नुकसान के लिए तैयार रहना है बिजनेस में, लेकिन आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो आप कमा नहीं पाओगे। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कहने का मतलब है, आप प्रॉफिट बिना कमाए रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मेरी कमाई हो जाएगी फ्यूचर में, मैं इस चीज को कमा लूंगा। आप ये सोच के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब तक आप कमा नहीं लेते तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। और ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है तो उसको भी अपने बिजनेस में दिखाओ। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। प्ले इट सेफ, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एंटिसिपेट मत करो, पहले से प्रॉफिट्स मत बताओ, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन सभी पॉसिबल लॉसेस जो हो सकते हैं उनके बारे में बताओ। वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। आपके स्टॉक को आप किस चीज पे वैल्यू करोगे? स्टॉक का कॉस्ट या मार्केट वैल्यू? मान लो मैंने गुड्स परचेस करे, गुड्स परचेस्ड, देखो मैंने गुड्स परचेस करे 10 लाख रुपए के, और आज उसकी मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू, वैल्यू जिसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, वो है 8 लाख रुपए। तो आप अपने गुड्स को किस चीज पे रिकॉर्ड करोगे? 8 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करोगे, 10 लाख रुपए के रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि अब आपकी गुड्स की वैल्यू 8 लाख रुपए बची है। तो विच एवर इज लोअर, दोनों में से दोनों, मतलब दोनों में से जो भी कम है आपको उस पर रिकॉर्ड करना है। मतलब आप प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आप लॉसेस को एंटिसिपेट करो जो भी पॉसिबल लॉसेस है। वैसे ही अगर गुड्स आपने परचेस करे 10 लाख के लेकिन वो 12 लाख रुपए के हो गए, तो आप प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आप लॉस एंटिसिपेट कर सकते हो। आप सिर्फ 10 लाख पे ही उसको रिकॉर्ड करोगे। एक केस है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे 8 लाख रुपए में। दूसरा केस है, गुड्स परचेस करे 10 लाख के, गुड्स परचेस 10 lakhs, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। तो आप इसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 10 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करोगे। आप इसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 10 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करोगे। आप लॉसेस एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रॉफिट आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। जो भी चीज कम है, जो भी लोअर है, आप उसको आप उस पे रिकॉर्ड करो। 12 के हो गए तो 10 पे करेंगे, 10 के थे 8 के हो गए तो हम 8 पे करेंगे, जो भी कम है हम उस पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा तो पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। हम ना एक प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स का। वो इसलिए बनाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार इसके पास से मेरे पैसे डूब सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, ये कहता है कि यार अगर तुझे लग रहा है ना डूब सकते हैं पैसे, तो इसका तो प्रोविजन बना के रख। तो इसलिए हम ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होगा, अब आप सोच रहे हो कि यार गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो जब तक बिक ना जाए। जब तक सामान बिक नहीं जाता ज्यादा रेट पर, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रेट बढ़ने से कुछ नहीं होता, आप जब तक बेचोगे नहीं तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लॉस हो गया, कुछ कमी हो गई, तो भाई उसे आप पहले से रिकॉर्ड करोगे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में, जो कहता है कि सारे एंटिसिपेट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, बट पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना है पहले से। ये होता है कंजर्वेटिज्म। और ट्वेल्थ जो है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट।
Focus on facts that influence the user's decision. Small items like eraser, pencil can be treated as expenses rather than assets. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, वही चीजें रिकॉर्ड करो जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चाय खरीदी, एक चाय आई बिजनेस में, चाय के खर्चे को आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे कि यार चाय पी, मतलब ये एक रेलिवेंट खर्चा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए एक चाय का खर्चा। छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करना ताकि अननेसेसरी बल्कि ना हो जाए आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है, उसमें फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो रेलिवेंट नहीं है, बहुत छोटा है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, 5-10 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है। तो सिर्फ मटेरियलिटी, जो चीज इंपॉर्टेंट है उन्हें रिकॉर्ड करना है, जो आपके बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट डालती है उन चीजों को रिकॉर्ड करना है आपको बिजनेस में। सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान दो। एक पेंसिल या इरेजर साल भर चलती है लेकिन हम उसे एसेट नहीं दिखाते, है ना। एसेट के, अब पेंसिल तो साल भर चल रही है, हम चाहें तो उसको एसेट दिखा सकते थे, लेकिन इतना छोटा सा खर्चा है तो उसको आप एसेट दिखाओगे तो वो फालतू का, मतलब एक कुछ भी हो जाएगा। एसेट क्यों दिखा रहे हो, एसेट दिखाओगे डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या पेंसिल के ऊपर, नहीं भाई, एसेट नहीं दिखाते, हम उसको स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिखाते हैं कि ये हमारा खर्चा था स्टेशनरी लाने का, क्योंकि वो इतना रेलिवेंट नहीं है, वो छोटा मोटा खर्चा है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, उसे सीधा स्टेशनरी एक्सपेंसेस मान लिया जाता है। पेंसिल को एसेट नहीं मानते हम। अगर कुछ बड़ा खर्चा करते हैं, मशीन खरीदी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एसेट मानेंगे। पेंसिल खरीद के लाए तो हमने उसको खर्चा मान लिया कि ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सारे खर्चे में इसको हम डाल देते हैं, सारे खर्चे में हमने उसको डाल दिया, तो वो होता है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। 12th मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड करो, अननेसेसरी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना। 13th कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शंस शुड बी सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शंस शुड बी सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, टू रिमेन फ्री फ्रॉम बियास। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन्स है ना, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। जैसे आपने सेल करी तो सेल का बिल होना चाहिए आपके पास, वो बिल एविडेंस का काम करता है, जो हमारी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, और उस बिल को देखकर हम अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे बिजनेस में एविडेंस का काम करता है। सैलरी पे करी तो सैलरी स्लिप होती है, उस स्लिप की मदद से हम सैलरी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में हो रही हैं उसके लिए कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ वाउचर या इनवॉइसेस होनी चाहिए, ताकि हम कुछ भी गलत रिकॉर्ड ना कर दें, या हमें कोई भी गलत ना समझे कि हम गलत रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सबका सबूत प्रूफ होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपने मशीन खरीदी तो उसका कैश मेमो या इनवॉइस होना चाहिए, ताकि कोई भी उसे वेरीफाई कर सके और अकाउंटेंट अपनी मर्जी से वैल्यू ना लिख सके। आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, पता चल रहा है अकाउंटेंट मन से ही 12 लाख रुपए लिख रहा है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि 10 लाख की मशीन थी, आपके पास कैश मेमो होना चाहिए, मशीन का बिल होना चाहिए, और उस बिल के बेसिस पे, वो बिल एविडेंस का काम करता है, उसके बेसिस पे हम मशीन की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर चीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हर चीज़ हर ट्रांजेक्शन्स का कुछ सपोर्ट और वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और लेक्चर को देखिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, कुछ भी इतना नहीं था। 13 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं। एक बार आप लेक्चर नहीं भी देखें तो पीडीएफ लेकर इसको रीड जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर, जिसका नाम है सिस्टम्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है? सिस्टम्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, देखो दो सिस्टम से रिकॉर्डिंग के, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है और हम फॉलो करते हैं। मतलब क्लास 11th में जो सिस्टम आप पढ़ रहे हो वो डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता। छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए वो सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड both aspects, receiving and giving of transaction. It is accurate, reliable and allow for a trial balance. डबल एंट्री सिस्टम एक बेस्ट सिस्टम है जिसमें हर एंट्री की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, और इसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। दूसरा सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक सिस्टम है, और ये खुद में एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, एक कंप्लीट है।
कंप्लीट सिस्टम है और ये अनसिस्टमैटिक है, इनकम्प्लीट है। यूजुअली ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश अकाउंट बनता है और पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है और यही सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोगों को नहीं पढ़ना। हम कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं? डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। डबल एंट्री सिस्टम, तो ये थे सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग जो हमारी सिस्टम्स की बात थी पार्ट 3 में। अब हम बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग देखते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस का मतलब होता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। कैश बेसिस में अगर हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम ट्रांजेक्शन्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश मिलेगा या हमने पे करा होगा। वो होता है कैश बेसिस, मतलब जिस दिन कैश मिला उस दिन रिकॉर्ड कर दो, जिस दिन कैश दिया उस दिन रिकॉर्ड कर दो, इसे कैश बेसिस बोलते हैं। एक्रूअल बेसिस होता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स व्हेन दे ऑकर। ट्रांजेक्शन्स तभी रिकॉर्ड कर दो जब वो ऑकर हुई है। जैसे सैलरी देने की डेट आ गई, दी है या नहीं दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमने सेल्स कर दी, पैसे मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। रेंट की डेट आ गई, रेंट दिया या नहीं दिया हमें रिकॉर्ड करना है। तो जिस भी दिन वो चीज हो रही है उस दिन रिकॉर्ड करना है, जिस भी दिन वो ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन वो रिकॉर्ड करना है, रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो। पैसा आया या नहीं आया, पैसा गया या नहीं गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग ट्रू प्रॉफिट। और इस तरीके से आप सही प्रॉफिट निकाल सकते हो। और हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस। सिस्टम में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं। एक्रूअल बेसिस हम फॉलो करने वाले हैं। तो कैश बेसिस में कैश आए या जाए तभी रिकॉर्ड करना। एक्रूअल बेसिस में जब इवेंट हो रहा है तब रिकॉर्ड करना, कैश आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 4 जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जीएसटी। छोटा सा ये पार्ट है, ध्यान से इसको समझ लो, इसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। 1 घंटे का कुछ ये लेक्चर हो गया। बढ़िया है, 1 घंटे में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, हर चीज डिटेल में कवर करी है भी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये एक रिटर्न पॉलिसीज हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको इशू करा आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करा टू टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड रिलायबिलिटी, ताकि सब लोग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अकाउंटिंग करें। टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम रहते हैं क्योंकि वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो ये थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे होते हैं, आपको अभी वो सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है। तो वो ये होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि कैसे अकाउंटिंग करनी है। और इसको इशू किसने करा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई ने। अब लास्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कंजम्पशन पे लगता है। मतलब जहां गुड्स कंज्यूम हुए वहां उधर की गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है। और ये टैक्स जो होता है ना, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप कुछ भी खरीदते हो तो आप उस पर टैक्स पे करते हो, जो जीएसटी है। डुअल एस्पेक्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट लेविड साइमल्टेनियसली। दोनों गवर्नमेंट्स को ये जाता है, सेंटर गवर्नमेंट मतलब अपने मोदी जी, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये टैक्स जाता है। टाइप्स कौन कौन से हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करना इसे। एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट बोलते हैं जिसको, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स होता है सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। और आईजीएसटी होता है जब इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसका मतलब है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स गुड्स भेज रहे होते हैं तो आईजीएसटी लगता है। और एक स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही हम गुड्स बेच रहे होते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। कब लगता है ये? विद इन स्टेट। विद इन स्टेट्स मतलब स्टेट के अंदर ही गुड्स बेचे तो ये दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टेट के बाहर गुड्स बेचे तो ये लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर्स एंड इम्पोर्ट्स, इस पे IGST लगता है। बेनिफिट्स क्या है? रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है ना, पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता था। अब इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट समझो, पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, मतलब जो आपने टैक्स पे करा उसके ऊपर और टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर और लग रहा है, तो बहुत टैक्स बढ़ जाता था, प्राइस बहुत बढ़ जाता था। अब GST आया है, आपको एक बार टैक्स पे करना है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इंक्रीजेस रिवेन्यू, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ गया। प्रमोट्स अ कॉमन नेशनल मार्केट, और हर हर इंसान के लिए सेम टैक्स है, हर स्टेट में सेम टैक्स लग रहा है, सेम रेट है GST का। तो ये था GST। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट था, मतलब सिंपल तो नहीं है, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट आपके लिए क्लास 11th की लेवल पर ये एक बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और आपको सिर्फ जानना है, 3 टाइप के GST होते हैं: CGST, SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST। ये 3 टाइप्स हैं GST के। तो ये था भाई आज के लेक्चर में। आई होप सो आपको ये लेक्चर, आज का ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो, मजा आया हो। पूरा एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर NCERT बुक देखी जाए तो NCERT बुक का सेकंड चैप्टर ये होता है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। पूरा चैप्टर हमने इस एक लेक्चर में 1 घंटे में कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, मजा आया हो आपको इस लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। पूरी तरीके से फ्री ये बैच होने वाला है, हर एक चीज़ हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये बैच। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। दिस इज साहिल राठौर साइनिंग ऑफ।